हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता पर आधारित कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में ये वीडियो क्रमांक 3 है। पर डे ये क्लास हमारी सुबह 8 बजे से रहती है। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां कुछ इस तरह बनी हुई इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल नंबर तथा जीमेल आईडी के साथ रजिस्टर करते हुए विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीपीसी पर आधारित पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस मामले में प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। पहला मामला है दिनेश कुमार वर्सेस यूसुफ अली। दूसरा है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेयरमैन वर्क कंस्ट्रक्शंस कंपनी। तीसरा है विमलेश वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तथा चौथा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस नोबल कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वर्क कंस्ट्रक्शंस कंपनी। 2010 सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वैकल्पिक समाधान व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। दिनेश कुमार बनाम यूसुफ अली के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय किया था कि उच्च न्यायालय साक्ष्य के पुनः परीक्षा हेतु द्वितीय अपील में हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि हमारा यहाँ पहला ऑप्शन था। विमलेश बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बाद में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित था, तथा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक बनाम नोबल कुमार के बाद में इसमें यह अपील से संबंधित मामला था। अगला प्रश्न है कि आदेश 43 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध हो सकती है। पहला है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद का नामंजूर किया जाना। दूसरा है आदेश 22 नियम 9 के अधीन वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश। तीसरा है कि आदेश 8 नियम 1 के तहत प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने से इनकार करने का आदेश, तथा आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद के किसी भी पक्षकार के निवेदन पर विवादकों को काट देने से इनकार करने का आदेश। कौन सा आंसर यहाँ सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन एक बार आप पुनः देख लीजिए, सभी 4 ऑप्शन। इस प्रश्न का ऑप्शन क्रमांक बी सही है कि आदेश 22 नियम 9 के अधीन वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 आदेशों की अपील से संबंधित है। आदेश 43 नियम 1 के उपनियम के अनुसार वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश, जो कि आदेश 22 नियम 9 के अधीन दिया गया हो, उसकी अपील धारा 104 के उपबंधों के अधीन होगी। अगला प्रश्न ये अन्वयिक पूर्व न्याय पर आधारित है कि अन्वयिक पूर्व न्याय का नियम। पहला ऑप्शन है कि न्यायिक निर्वचन की देन है, अर्थात जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की देन है। दूसरा है कि साम्य का नियम है। तीसरा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है, और चौथा है कि उच्चतम न्यायालय के नियमों का एक भाग है। तो अन्वयिक पूर्व न्याय का सिद्धांत ये सिविल प्रक्रिया संहिता में अभिव्यक्त है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक सी। सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4, जो कि अन्वयिक पूर्व न्याय के नियम को अभिव्यक्त करता है। स्पष्टीकरण 4 के अनुसार ऐसा विषय जो कि पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षता और सार्थ विवाद रहा होगा।
अगला प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद खारिज किए जाने के निम्नलिखित आधारों में से कौन सा एक नया जोड़ा गया है। पहला है कि वाद हेतु को प्रकट करना, दूसरा है कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाना, तीसरा है कि किसी विधि के द्वारा वर्जित होना, और चौथा है कि वाद पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना। सही आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक डी कि वाद पत्र को 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाना। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद पत्र को खारिज किए जाने का आधार जहां की वाद पत्र 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है को सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि मामले की अंतिम रूप से अवधारणा, दूसरा है कि वाद का नए सिरे से विचारण, तीसरा है मामले का प्रतिप्रेषण, और चौथा है अतिरिक्त साक्ष्य को लेना। सही आंसर आपको बताना है यहाँ पर इसका क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मामले का अंतिम रूप से अवधारण किया जाना, दूसरा है वाद का नए सिरे से विचारण, तीसरा है मामले का प्रतिप्रेषण, और चौथा है अतिरिक्त साक्ष्य का लेना। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी कि वाद का नए सिरे से विचारण। सीपीसी की धारा 107 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को मामले की अंतिम अवधारणा, मामले के प्रतिप्रेषण एवं अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि वाद को नए सिरे से विचारण करने की शक्ति नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित होती है। पहला है मनोहर लाल वर्सेज सेठ हीरालाल, दूसरा है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, तीसरा है सत्यव्रत विश्वास वर्सेज कल्याण कुमार किस्कू, और चौथा है रजनीबाई वर्सेज कमला देवी। सही आंसर आपको बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मामले में ये अब निर्धारित किया गया था कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, जबकि वह न्यायालय में स्वयं में अंतर्निहित है। सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक आपका ए, मनोहर लाल वर्सेज सेठ हीरालाल। मनोहर लाल वर्सेज सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया जाता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो कि न्यायालय में स्वयं में अंतर्निहित है। न्यायालय के द्वारा निम्न मामलों में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया। पहला है कि न्यायालय के द्वारा अपने आदेशों को मंगाना और उनमें त्रुटियों को सुधारना, पक्षकारों के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश को अपास्त किया जाना, एवं ऐसे मामले में अस्थायी व्यादेश जारी करने जो कि आदेश 39 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता। चौथा है कि बिना अधिकारिता के पारित आदेशों को अपास्त करना। पांचवा है कि वाद का पुनर्स्थापन या उसे मेरिट के आधार पर सुनवाई करना इत्यादि। ये 5 मामले इसमें डिसाइड किए गए। अगला प्रश्न है कि एक निष्पादन न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता है। पहला है कि डिक्री का निष्पादन, दूसरा है डिक्री का उन्मोचन, तीसरा है डिक्री का तुष्टि, और चौथा है डिक्री में परिवर्तन। कौन सा काम एक निष्पादन न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है। डिक्री का निष्पादन, डिक्री का उन्मोचन, डिक्री की त्रुटि तथा डिक्री में परिवर्तन। कौन सा काम निष्पादन न्यायालय नहीं कर सकता है। तो न्यायालय देखिए डिक्री का निष्पादन कर सकता है,
डिक्री का अनुमोचन कर सकता है, डिक्री की तुष्टि कर सकता है, लेकिन डिक्री में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री नहीं कर सकता है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक आपका डी। जो सीपीसी की धारा 47 है वो इस संबंध में प्रावधान करती है। धारा 47 बताती है कि वे सभी प्रश्न जो कि उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिनमें कि डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा न कि पृथक वाद के द्वारा अवधारित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन जारी हो गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वारंट जारी करके, संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके, तीसरा है जुर्माना करके और चौथा है उपस्थिति के लिए प्रतिपूर्ति लेकर के। यहाँ आपके 4 ऑप्शन हैं, इनको आप 1 2 3 4 कर लीजिए ABCD की जगह। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। विकल्प आपको दिए हुए हैं 1 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 1 2 3 4 सही है या 2 और 4 सही है। प्रश्नों को आप विकल्पों को दोबारा देख लीजिए। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन जारी हो गया है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अधीन उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर ऐसे व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है? किन किन तरीकों से बाध्य हो सकता है? वारंट को जारी करके, संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके, जुर्माना करके या उपस्थिति के लिए प्रतिपूर्ति देकर लेकर। बताना है आपको सही इसमें कौन कौन से इसके विकल्प हैं। तो देखिए, वारंट जारी करके भी किया जा सकता है, पहला करेक्ट है। इसके बाद दूसरा भी यह करेक्ट है कि संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके भी किया जा सकता है, जुर्माना करके भी किया जा सकता है और उपस्थिति के लिए प्रतिपूर्ति लेकर के भी किया जा सकता है। तो ये चारों आंसर हमारे 1 2 4 सभी करेक्ट हैं। तो देखते हैं हम सही आंसर इनमें कौन सा हो सकता है हमारा, जिसमें चारों यहाँ पर करेक्ट हो हमारे। 1 2 3 4 सही ऑप्शन यहाँ पर है आपका ऑप्शन क्रमांक सी। सीपीसी की धारा 32 के अनुसार न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है हाजिर या उपस्थित होने के लिए विवश कर सकेगा और इसके प्रयोजन के लिए वो गिरफ्तारी के लिए उसका वारंट जारी कर सकेगा, संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय कर सकेगा, 5,000 रुपये से अनाधिक का जुर्माना भी आरोपित कर सकता है तथा उपस्थित होने के लिए प्रतिपूर्ति दे और व्यतिक्रम करने पर सिविल कारावास के सपुर्द कर सकता है। अर्थात उपस्थित होना है और उपस्थित नहीं हो उपसंजात उपस्थित होने पर वो आपको प्रतिपूर्ति देनी पड़ेगी और अगर आप उसका व्यतिक्रम करते हैं या अगर आप प्रतिपूर्ति नहीं देते या जुर्माना अदा नहीं करते हैं जो भी आप पर लगाया गया है तो आपको सिविल कारागार के सपुर्द कर दिया जाएगा। 189 प्रश्न अगला प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद का उपबंध किया गया है? धारा 87 में, धारा 88 में, धारा 89 में या धारा 90 में अंतराभिवाची वाद का उपबंध किस सेक्शन में किया गया है ये आपको बताना है। धारा 87, धारा 88, धारा 89, धारा 90। तो अंतराभिवाची वाद का उपबंध जो किया गया है ये धारा 88 में किया गया है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर बी। धारा 88 के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद एक ऐसा वाद होता है जिसमें कि विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर के प्रतिवादियों के बीच वाद होता है और प्रतिवादी ही एक दूसरे के विरुद्ध अभिवचन करते हैं। आदेश 35 में इसकी प्रक्रिया दी गई है। धारा 89 संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा जोड़ी गई थी जो कि 2002 के जुलाई को लागू हुआ था। यह धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे की व्यवस्था करती है। धारा 87 में विदेशी शासकों का वादों के पक्षकारों के रूप में अभिधान से संबंधित है तथा धारा 90 ये न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद नहीं है? पहला है स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्थरण के लिए वाद, रिकवरी किया जाना अर्थात सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा है स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए वाद, पार्टीशन किए जाने से संबंधित। तीसरा है बंधकग्रस्त संपत्ति के मोचन का वाद और चौथा है स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद। ये 4 वाद हैं। इनमें पूछा गया निम्न में से कौन स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद नहीं है। सही आंसर आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इसका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आपको दिए गए हैं।
इस संबंध में सीपीसी की धारा बताइए कौन सी प्रावधान करती है, किस धारा में ये स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था आपका डी, ऑप्शन क्रमांक डी के सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 16 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति से संबंधित भाटक का वाद ये शामिल नहीं है, अतः विकल्प डी यहां पर करेक्ट था आपका। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब से प्रवर्तित हुआ था? 1 अप्रैल 2002 से, 1 जून 2002 से, 6 जून 2002 से या 1 जुलाई 2002 से। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में पूछा गया कि ये कब से प्रभावी हुआ था। ये प्रभावी हुआ था आपका 1 जुलाई 2002 से। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर डी। 1 जुलाई 2002 की सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम प्रवर्तित हुआ था। इसी के साथ संशोधन अधिनियम 1909 भी प्रवर्तित हुआ था। प्रश्न है कि जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा के द्वारा निर्धारित किया जाता है? धारा 17 के द्वारा, धारा 18 के द्वारा, धारा 19 के द्वारा या धारा 20 के द्वारा? कौन सी धारा इस संबंध में प्रावधान करती है? जहां की न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित है, वहां पर वाद संस्थित करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सही ऑप्शन यहां पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। धारा 18 के अनुसार जहां यह अनिश्चित है कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में से किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई अचल संपत्ति स्थित है, तो वहां उनमें से कोई भी न्यायालय उस अनिश्चितता के संबंध में कथन को अवलिखित करने और उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करके उसका निपटारा कर सकेगा। धारा 17 ये विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद एवं धारा 19 में शरीर या जंगम संपत्ति के विरुद्ध किए गए दोष के लिए प्रतिकरण तथा धारा 20 के अंतर्गत वह वाद कहाँ वहाँ संस्थित किए जा सकते हैं जहाँ पर के प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। इसके संबंध में धारा 20 प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है? धारा 2.4 में, 2.8 में, 2.12 में या 2.14 में? अंतःकालीन लाभ को किस सेक्शन के सब सेक्शन में बताया गया है? 2.4, 2.8, 2.12 और 2.14। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक आपका सी। धारा 2.12 में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है। धारा 2.12 में अंतःकालीन लाभ है जिसके अनुसार संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ उपलब्ध हैं जो कि ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा बनाए रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें कि वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। धारा 2 के 4 में जिला तथा धारा 2 के 8 में न्यायाधीश तथा धारा 2 के 14 में आदेश को परिभाषित किया गया है। प्रश्न है कि एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा में देना होगा वह कितनी है? सम्मन की तामील से 30 दिन के भीतर, सम्मन की तामील से 40 दिन के अंदर, सम्मन की तामील से 60 दिन के अंदर या सम्मन की तामील से 90 दिन के अंदर कितनी समय सीमा के अंदर एक प्रतिवादी को अपना रिटर्न स्टेटमेंट न्यायालय के समक्ष देना होता है? सही आंसर आपको बताना है क्या है इस प्रश्न का। सही आंसर है इसका ऑप्शन क्रमांक के सम्मन की तामील के 30 दिन के भीतर। आदेश 8 नियम 1 इस संबंध में प्रावधान करता है कि प्रतिवादी उस पर सम्मन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, परंतु जहां प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो न्यायालय अपवादित परिस्थितियों में सम्मन की तामील से 90 दिन के भीतर प्रतिवादी की लिखित कथन दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा। मुख्य रूप से तो 30 दिन है, लेकिन यदि कोई ऐसा कारण बन जाता है तो 90 डेज का टाइम इसमें रहता है। निम्नलिखित में से किस रिट के मामले में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पक्षा तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा आंसर यहाँ सही है आपको बताना है। सही आंसर बताइए क्या है।
इस प्रश्न का सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक डी। सीपीसी की धारा 11 में समाविष्ट पूर्व न्याय का सिद्धांत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में लागू नहीं होता है। गुलाम सरवर बनाम भारत संघ 1967 सुप्रीम कोर्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर प्रण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता ये कहा गया था तथा इस पर अन्वयक प्रण न्याय भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। पहला है कि भावी भरण पोषण का अधिकार, दूसरा है वचन पत्र, तीसरा है लेखा पुस्तक की बहियां तथा चौथा है व्यक्तिगत सेवा का अधिकार। कौन सा आंसर यहाँ पर सही है ये आपको बताना है कि किस संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय किया जा सकता है। भावी भरण पोषण का अधिकार, बचत पत्र, लेखा पुस्तक बहियां तथा व्यक्तिगत सेवा अधिकार। तो सही आंसर यहाँ पर इसका है ऑप्शन क्रमांक बी, बचत पत्र, ए प्रोमिसरी नोट। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अनुसार डिक्री के निष्पादन में भूमि, गृह, भवन, बैंक नोट, चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र आदि कुर्क और विक्रय किए जा सकते हैं। प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। पहला है कि सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद, दूसरा है वेतन के बकाया के लिए लाया जाने वाला वाद, ऑप्शन क्रमांक सी है कि मृतक के दफनाए जाने के अधिकार संबंधी वाद, और ऑप्शन क्रमांक डी है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद। सही आंसर आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। पहले दो आंसर आप पुनः समझ लीजिए। पहला था कि सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद, और दूसरा ऑप्शन था कि वेतन के बकाया के लिए लाया जाने वाला वाद। और सी और डी आपके सामने हैं, आप बताइए इसमें चारों में सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने से संबंधित वाद ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 में जिसका संबंध अनुपूरक कार्रवाइयों से है स्थान नहीं मिला है। पहला है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी को, दूसरा है निर्णय पूर्व जब्ती, तीसरा है अस्थायी व्यादेश और चौथा है निष्पादकों की नियुक्ति। बताना है आपको इसमें सही आंसर क्या है। पहला है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी, दूसरा है निर्णय पूर्व जब्ती, व्यादेश, अस्थायी व्यादेश या निष्पादकों की नियुक्ति। तो सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक बी कि निर्णय पूर्व जब्ती का। सीपीसी 1960 की धारा 94 में अनुपूरक कार्रवाइयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। खंड क में सिविल कारागार को सपुर्द किया जाना, और ख में संपत्ति की कुर्की, और ग में स्थायी व्यादेश तथा चौथा है रिसीवर या निष्पादकों की नियुक्ति, और पांचवा है कि अन्य अंतर्वर्ती आदेश का प्रावधान है किंतु निर्णय से पहले जब्ती किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधिवाद संस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। पहला है कि पक्षकारों की बहुलता, दूसरा है एक ही हित, तीसरा है न्यायालय की अनुमति, और चौथा है कि जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा। आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है कि आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधिवाद संस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, पक्षकारों की बहुलता की आवश्यकता होती है, एक ही हित होना चाहिए इसकी आवश्यकता होती है, न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है, और जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है, ये इसमें आवश्यक नहीं होता है। आदेश 1 नियम 8 के अनुसार प्रतिनिधिवाद संस्थित करने के लिए पक्षकार की बहुलता, न्यायालय की अनुमति तथा एक ही हेतु आवश्यक होता है, परंतु पक्षकारों की लिखित सहमति आवश्यक नहीं होती है। प्रश्न है कि सीपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने का उपबंध दिया गया है। 26 में, 30 में, 28 में या 25 में। तो वादों को संस्थित करने का उपबंध दिया गया है सेक्शन 26 में। सही ऑप्शन का है ए।
धारा 26 में वादों को संस्थित करने का उपबंध है। धारा 26 के अनुसार हर वाद पत्र को उपस्थिति करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा कि वेद किया जाए संस्थित किया जाएगा। हर वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र के द्वारा साबित किए जाएंगे। धारा 25 वादों के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। धारा 28 जहाँ के प्रतिवादी किसी भी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन की तामील तथा धारा 30 में प्रकटीकरण और उनके सदृश बातों के लिए आदेश किए जाने की शक्ति का प्रावधान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे अर्थात नेक्स्ट कल के वीडियो में हम किस अन्य नए टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एवं किस टॉपिक पर आप प्रश्न चाहते हैं वो कृपया आप हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए सप्ताह में 2 बार आपकी डिमांड पर प्रश्नों को आपके समक्ष ला सकें। सो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टडी को आप ज्वाइन अवश्य करें तथा हमारी एप्लीकेशन लॉ स्टडी को आप अवश्य डाउनलोड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।